क्या नींद नहीं आ रही विमल? लाइट बंद कर दूं? क्या फ़र्क पड़ता है अमीशा? मेरे लिए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कभी कभी सोचता हूँ ईश्वर ने मुझे किस पाप की इतनी बड़ी सज़ा दी है। ऐसा मत सोचो विमल। डॉक्टर ने कहा है अगर कोई डोनर मिल गया तो तुम दोबारा पहले की तरह से ही देखने लगोगे। वो हादसा विमल के जहन में अब भी ताजा था, जैसे कल ही हुआ हो। उस रात उसे अपनी कंपनी से निकलने में काफी देर हो गई थी। अमीशा का बार बार फोन आ रहा था। हेलो विमल, आप जल्दी घर आ जाइए। मुझे पता नहीं थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अरे अमीशा, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। अभी मेरी कुछ फॉरेन इन्वेस्टर के साथ एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मुझे कुछ नहीं पता, आप बस घर आ जाइए। मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा। इतनी लेट आ पाएंगे, कुछ हो ना जाए। और देखो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा अमीशा, तुम्हारा प्यार है ना मेरे साथ। सालों की खून पसीने की मेहनत के बाद अब जाकर बिजनेस में कुछ सफलता मिल रही है। तुम्हें याद है ना, जब सालों पहले मैंने एक कंपनी शुरू की थी, तब से लेकर आज तक कितनी आर्थिक मुसीबतों का सामना किया है हमने। तुमने कितने साल अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अपने घटिया सी नौकरी के लिए, जिसमें तुम्हारे बॉस तुम्हारी कदर भी नहीं करते। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं तो हमारी कंपनी एक नई ऊंचाइयों को छुएगी और तुम्हें फिर कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और रही सेहत की बात, तुम्हें एक बार देख लूँगा तो मन फिर से तरोताज़ा हो जाएगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब विमल अपनी गाड़ी में ऑफिस से निकला, एक लाल बत्ती पर एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को बुरी तरह से ठोक दिया। विमल का सर कार की विंड स्क्रीन से टकराया। नतीजा यह हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वर्तमान में अमीशा विमल की हिम्मत बढ़ाते हुए बोली, तुम निराश मत हो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। हमारा आने वाला बच्चा हम दोनों को एक दूसरे की ओर करीब ले आएगा। तुम अपने बच्चे को देखोगे और उसे गोद में लेकर जी भर के प्यार करोगे। हम लोग इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे, दुनिया भर घूमेंगे। अब चलो इन बातों को मत सोचो, भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। लगता है रिया भी शायद सो गई है, उसके कमरे की बत्ती बुझ गई है। मुझे लगा था आज ही नया फ़ोन लिया है, आज रात तो फ़ोन के फीचर्स खोजती रहेगी, पर इतनी जल्दी सो गई। कहकर अमीशा ने बत्ती बुझा दी। रिया अमीशा की छोटी बहन थी। वो एमबीए कर रही थी और अमीशा और विमल के साथ ही रहती थी। आज ही अमीशा ने उसे नया मोबाइल दिलवाया था। मैं तुमसे एक बात पूछूं? कुछ देर अंधेरे में करवट बदलने के बाद विमल ने पूछा, तुम तुम अपने अंदर इतनी ताकत कहाँ से लाती हो अमीशा? मैंने देखा है, हालात कितने भी खराब हो जाएं, तुम आशा का दामन नहीं छोड़ती। मेरे नाम में आ और शाह आता है ना। सच बताऊं तो जिंदगी ने मुझे ऐसा बना दिया विमल। तुम तो जानते हो, मेरे और रिया के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। रिया छोटी सी बच्ची थी तब, एक माँ की तरह उसे पाला है मैंने। अगर उम्मीद का दामन तब नहीं छोड़ा तो अब तो हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर अमीशा ने तकिए से उठाकर अपना सर विमल के कंधे पर रख दिया और आंख बंद करके नींद का इंतजार करने लगी। लगभग 6 महीने बीत गए। अमीशा 2-3 बार सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिली, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तक विमल की आंखों के लिए कोई डोनर नहीं मिला है। जीवन में कभी कभी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। ऐसी ही एक घटना विमल के जीवन में घटी। आने वाले खतरे से बेखबर रोज की तरह रिया और विमल डाइनिंग टेबल पर अमीशा का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई थी और अमीशा अभी तक नहीं आई थी। ऐसे तो बिना बताए कहीं जाती नहीं दीदी। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। आ जाएगी वो। विमल ने रिया को ढांढस बंधाते हुए कहा। असल में वो खुद अंदर से घबराया हुआ था। अपने अंधेपन और लाचारी पे आज से ज्यादा दुख उसे पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक विमल का मोबाइल बजने लगा। उसको सिटी हॉस्पिटल से फोन आया। क्या आप विमल चंद्र बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यहाँ अमीशा नाम की एक महिला एडमिट हुई है। इनका एक्सीडेंट हुआ है, हालत बहुत गंभीर है। आप तुरंत चले आइए। इस पल में विमल को ऐसा लगा
जैसे उसकी आंखों का अंधेरा उसके जहन में समा गया है। उसके हाथ पैर फूल गए। किसी तरह से खुद को और रिया को संभाल कर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। हांफते हुए उसने रिसेप्शन पर अमीशा के बारे में जानकारी ली। पीछे पीछे भागते हुए रिया भी आ रही थी। उसकी आंखों में अनायासी आंसू आ गए थे। अपनी माँ को दूसरी बार वो खो सकती थी, इसका एहसास मात्र उसे अंदर से जैसे पिघला रहा था। दीदी ठीक तो है ना जीजू? अभी कुछ नहीं कह सकते। अमीशा ऑपरेशन थिएटर में है। चलो, ऑपरेशन थिएटर दूसरे फ्लोर पे है। तेजी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते रिया और विमल ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। ऑपरेशन रूम से डॉक्टर और नर्स बाहर आ रहे थे। विमल ने व्यग्रता से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी अमीशा? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाने का संकेत किया। धड़कते दिल से रिया और विमल ने ऑपरेशन थिएटर में कदम रखा। रिया ने देखा कि सफेद चादर में लिपटा एक शरीर पड़ा है। दोनों धक से रह गए। शायद ये अमीशा नहीं होगी। मेरी अमीशा मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अमीशा जा चुकी थी। रिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि चादर को उघाड़कर चेहरा देख ले। उसे लगा कि अगर वो चेहरा नहीं देखेंगे तो कहीं ये आकांक्षा बनी रहेगी कि अमीशा जिंदा है कि नहीं। कुछ देर बाद वहां खड़ी नर्स ने ही चादर हटा दी और अपनी घड़ी में समय देखने लगी। कहीं जाना था उससे शायद। वो अमीशा ही थी, विमल की जीवन साथी अमीशा, रिया की बड़ी बहन और माँ अमीशा, सबको उम्मीद देने वाली अमीशा अब ऐसे लेटी थी जैसे कभी रही ही ना हो। विमल को लगा अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा और अकेला महसूस करने लगा। डॉक्टर ने आकर विमल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने और हमारे स्टाफ ने इनको बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सके। आपको मालूम होगा कि अमीशा गर्भवती थी। वो किसी भी तरह अंतिम समय में आपको और रिया को देखना चाहती थी। आपको कुछ बचाना चाहती थी, लेकिन रास्ता लंबा था और सांसें चंद ही शेष थी। जाते जाते इतना ही लिखवा पाई। कहते हुए डॉक्टर ने एक कागज रिया के हाथ में रख दे दिया। विमल, मेरी आंखें ले लो, इनमें मुझे जिंदा रखना। नहीं, मैं उसका यूं फर्ज स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मरने के बाद भी उसके शरीर के साथ चीर-फाड़ की जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ सोचकर डॉक्टर ने कहा, पिछले कुछ महीने से लगभग हर रोज़ अमीशा यहाँ फ़ोन करती थी, पूछती थी क्या मेरे पति विमल की आंखों के लिए कोई डोनर मिला, और हर रोज़ मैं उसे मना कर देता था। उसकी बहुत तमन्ना थी कि आप देखें, क्या आप अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा का मान नहीं रखेंगे? आप ठंडे दिल से सोच लीजिए। याद रखिए, हमारे पास सिर्फ 4 घंटे का समय है। जो भी निर्णय हो हमें तुरंत बता दें। ये कहकर डॉक्टर चले गए और छोड़ गए विमल को एक भयानक चक्रव्यूह में। विमल के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अमीशा का शरीर वहां से ले जाया जा चुका था। विमल उसको छूकर भी नहीं देख पाया था। बहुत देर तक विमल और रिया एक दूसरे को संभालते रहे, रोते रहे। विमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल बाद रिया बोली, जीजू प्लीज मान जाइए, दीदी की अंतिम प्रार्थना को मत टालिए। उनके लिए बहुत जरूरी था कि आप देखें। वो आपसे बहुत प्यार करती थी। शायद उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक लंबी जद्दोजहद के बाद विमल आई ट्रांसप्लांट कराने के लिए तैयार हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। विमल की आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई। उसने सबसे पहले अमीशा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। आई ट्रांसप्लांट को 1 हफ्ता हो गया था। अमीशा ने जाते जाते विमल की दुनिया रोशन कर दी थी। शुरू में विमल शीशे में इन आंखों में अमीशा को तलाशने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसने ये तलाश छोड़ दी थी। नई आंखें अब विमल के शरीर के साथ पूरी तरह से समायोजित हो गई थी, जैसे उसके शरीर का ही अंग हो। लेकिन फिर भी कभी कभी विमल को ऐसा लगता था जैसे ये उसकी नहीं किसी और की बातें सुनती हो। कभी अनायास ही कुछ देर तक उसकी आंखें कहीं देखने लगती। ऐसा लगता जैसे उसके दिमाग का कोई
बस नहीं है। ऐसे ही एक रोज रात को सोते हुए विमल बड़ी जोर से चीखता हुआ उठा। न जाने ऐसा क्या उसने देख लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है कि हकीकत। वो बुरी तरह से पसीना पसीना हो गया था। उसकी आंखों में अनेकों प्रश्न चिन्ह थे। वो हैरत से इधर उधर देख रहा था। चीख की आवाज सुनकर रिया आ गई। क्या हुआ जीजू, कोई सपना देखा क्या? हाँ रिया, बहुत भयानक सपना देखा। क्या सपना देखा जीजू? अभी सो जाओ रिया, बहुत रात हो गई है, सुबह बात करेंगे। जो भी सपना देखा है बता दो ना जीजू, आपका मन हल्का हो जाएगा, नहीं तो रात भर सोचते रहोगे, नींद नहीं आएगी। रिया, मैंने देखा अमीशा बुरी तरह से झटपटा रही है। 3 लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और वो मदद के लिए चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा है। कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। फिर वो लोग बेरहमी से उसे गाड़ी से कुचल देते हैं। कौन थे वो लोग जीजू? नहीं, किसी का चेहरा नहीं दिखा, बस परछाइयां ही दिख रही थी। खास बात यह है रिया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह सपना था। एक एक बात उस सपने की इतनी साफ याद है मुझे, अन्यथा मैं अपने सपने उठते ही अक्सर भूल जाया करता हूँ। मुझे लगता है अमीशा की मौत के पीछे कुछ राज छुपा है। उसकी मौत हादसा नहीं थी, कुछ और थी। चाहे को मुझे पागल ही न सोच ले रिया, मैं सोच रहा हूँ कल जाकर पुलिस की मदद मांगता हूँ। जीजू सच बताऊं तो ये सवाल मेरे जहन में भी कई दिन से गूंज रहा है, क्योंकि दीदी तो बहुत सोच विचार के साथ सड़क क्रॉस करती थी, सड़क पर बहुत ध्यान से चलती थी। और एक बात और कहूँ जीजू, मैं जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि दीदी ही मेरी तरफ देख रही है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी, पर हम उन्हें बताएंगे क्या? दीदी की मौत को 15 दिन हो चुके हैं, क्या कहेंगे उनसे हम? किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे हम? क्या बताएंगे उनको कि दीदी के साथ क्या हुआ, किसने उन्हें मार डाला? जीजू, हमारी बात पर पुलिस वाले भरोसा नहीं करेंगे। ठीक कह रही हो तुम रिया, और ये भी तो हो सकता है जो मैंने देखा है वो सपना ही हो। चलो जाने दो, जाकर सो जाओ, रात के 3 बज रहे हैं। 3-4 दिन बाद विमल को फिर वैसा ही भयानक सपना दिखाई दिया। इस बार उसे अमीशा भी दिखाई दी। विमल की अमीशा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बाहें फैलाए विमल की ओर एकटक देख रही थी। क्या मेरे गुनहगारों को सजा नहीं दिलाओगे? विमल हड़बड़ा के जागा, परेशान सा हो गया और पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने रिया को पूरा सपना सुनाया। रिया, कमाल की बात यह है कि ये सपना और वो पिछला सपना हूबहू एक जैसे थे। एक एक पल, एक एक शख्स, सब एकदम एक जैसे थे। मगर इस बार भी मुझे कोई शक्ल दिखाई नहीं दी। रिया, मुझे यकीन हो चुका है कि सच में अमीशा का खून ही हुआ था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि पुलिस स्टेशन जाया जाए। पुलिस ऑफिसर राघव सिंह बहुत ही अक्कड़ किस्म का आदमी था। विमल और रिया को देखकर इंस्पेक्टर कड़क आवाज में बोला, बोलो, क्या है तुम्हारी लोगों की शिकायत? विमल ने पूरा किस्सा सुनाने के बाद कहा, सर, मुझे लगता है अमीशा के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। उसके साथ कोई भयानक साजिश रची गई थी। उसका खून किया गया था। उठो उठो, भागो यहाँ से। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या सोचते हो कि पुलिस वाले खाली बैठे हैं? तुरंत तुम्हारी रिपोर्ट लिखकर जांच पड़ताल शुरू कर देंगे। तुम लोग अमीशा का दाह संस्कार कर चुके हो, अब पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। सपने में तुम्हें परछाइयाँ दिखाई देती हैं, क्या परछाइयों के खिलाफ FIR लिख दूं? कहीं जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ तुम दोनों, या कहो तो जेल में डाल दूं और इस छड़ी से तुम लोग का इलाज करूं। थाने से बाहर आकर विमल ने रिया से कहा, चलो हॉस्पिटल चलें, शायद वहाँ पर कुछ पता चले। हॉस्पिटल में वो लोग उसी डॉक्टर से मिले जिसने अमीशा का इलाज किया था। विमल ने डॉक्टर से पूछा, मैं अमीशा का पति हूँ, जिसकी 15 तारीख को इस हॉस्पिटल में मौत हुई थी। एक्सीडेंट केस था, आपने उसकी आंखों का ट्रांसप्लांट भी किया था। सर, मुझे शक है कि अमीशा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। क्या उसने मरने से पहले आपको किसी का नाम बताया था? मुझे पूरी तरह से याद है, वो लगातार कुछ बोलना चाह रही थी, पर बहुत धीरे धीरे बोल पा रही थी। शायद वो समझ गई थी कि उसका अंत समय पास है। उसने अपनी आंखों को आपको दान देने के लिए कहा था। कुछ और नहीं कहा था डॉक्टर साहब?
अब आपने बोला तो याद आया, कुछ कहने की कोशिश तो कर रही थी, पर आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। सर, उसको हॉस्पिटल लाया कौन था? पास खड़ी नर्स बोली, उसे एम्बुलेंस का ड्राइवर शमशेर यहाँ लेकर आया था। उसने बताया था कि वो सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी, बुरी तरह से तड़प रही थी। उससे देखा नहीं गया और वो अमीशा को अस्पताल लेकर आ गया। अगर आप लोग चाहें तो शमशेर से बात कर लीजिए, वो बाहर ही ड्राइवर रूम में बैठा होगा। विमल ने उन्हें धन्यवाद दिया और बाहर आ गया। विमल और रिया की आंखों में अनेकों प्रश्न थे। विमल ड्राइवर रूम में गया और पूछा, क्या हमारी मिस्टर शमशेर से बात हो सकती है? उनमें से एक ड्राइवर ने उठकर कहा, जी मैं शमशेर। शमशेर जी, हम आपको धन्यवाद अदा करने आए हैं। पिछली 15 तारीख को आप सड़क से उठाकर एक जिस जख्मी लड़की को हॉस्पिटल लेकर आए थे, मैं उसका पति हूँ और ये उसकी बहन है। हम उस जगह को देखना चाहते हैं जहाँ से आपने जख्मी हालत में अमीशा को उठाया था। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए मैं आप लोग के साथ चलता हूँ। वैसे भी मुझे एम्बुलेंस में पेट्रोल डलवाने जाना है। बाहर आकर शमशेर ने अपनी एम्बुलेंस की ओर इशारा किया। इसी में लाया था मैं अमीशा को उस दिन। अपनी बीवी के जिंदगी के आखिरी पल अनायास सी विमल की आंखों के सामने घूमने लगे और आंसू छलकने लगे। तभी शमशेर ने उन दोनों को एम्बुलेंस के अंदर बैठने का इशारा किया। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद जेके इंटरनेशनल कंपनी का ऑफिस के सामने शमशेर ने गाड़ी रोकी और बोला, आप लोग नीचे उतर जाइए। अरे जीजू, ये तो दीदी का ऑफिस है। जेके इंटरनेशनल के गेट के बाहर डिवाइडर रोड थी। डिवाइडर रोड पर खड़े होकर शमशेर ने इशारे से बताया, लड़की वहां पड़ी थी, डिवाइडर के दूसरी तरफ, सड़क के बीचों बीच, और बुरी तरह से छटपटा रही थी। गाड़ी वाले बहुत निकल रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। मैं भी एक मरीज को उसके घर छोड़कर वापस आ रहा था। मेरी नज़र जैसे ही लड़की पर पड़ी, मैंने गाड़ी रोकी और उसको एम्बुलेंस में बिठा दिया और सिटी हॉस्पिटल ले आया। लेकिन हमारा घर तो लेफ्ट साइड में है, तो दीदी को डिवाइडर पार करके सड़क क्रॉस करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक कह रही हो रिया, ऐसे अनेकों सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिल रहा। अगर उससे ज़रा भी देर हो जाती थी तो वो हमेशा मुझे कॉल करती थी। किसी भी तरह हत्या की इस गुत्थी को तो सुलझाना ही होगा। शमशेर जी, आप हमें यहीं छोड़ दीजिए, हम कुछ देर बाद जाएंगे। विमल और रिया ने आसपास की दुकान वालों से पूछताछ की और पाया कि शमशेर सही बोल रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है जीजू? अगर उस ड्राइवर को वाकई दीदी सड़क पर मिली थी, तो एम्बुलेंस में बैठने से पहले उनके साथ हादसा हो गया था। हाँ, कुछ भी हो रिया, अब ये तो पक्का है कि अमीशा का रोड एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद रिया और विमल घर का सामान लेने बिग मॉल आए। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो अचानक विमल की आंखें एक मोटे से थुलथुल आदमी को देखकर अंगारे उगलने लगी। विमल उस व्यक्ति से आंखें हटा लेना चाहता था, पर आंखें थी कि उसका साथ नहीं दे रही थी, गुस्से से लाल होती जा रही थी। क्या बात है जीजू, क्यों घूर रहे हो इस आदमी को आप? रिया, मुझे लगता है कि ये आदमी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमें इसका पीछा करना है। करीब आधे घंटे के बाद वो व्यक्ति मॉल से बाहर आया और नीले रंग की एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर जाने लगा। विमल ने तुरंत अपनी गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। काफ़ी दूर चलकर वो आदमी जेके इंटरनेशनल के गेट पर आया और हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला और आने वाले व्यक्ति को सैल्यूट किया। जाकर पूछो इस सिक्योरिटी गार्ड से कि ये सज्जन कौन है। रिया ने गेट पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये अभी जो सज्जन अंदर गए हैं वो कौन है, क्या आप बता सकते हैं? आप क्या पूछ रही हैं? आपको उनसे क्या काम है? अरे मेरे मामा जी जेके इंटरनेशनल के मालिक से मिलना चाहते हैं, इसीलिए पूछा मैंने। अच्छा, हाँ, ये कंपनी के मालिकों में से एक हैं जमुना बजाज। ये नाम सुनते ही रिया की आंखें चमक गईं। उसने आकर सारी बातें विमल को बताईं। रिया, मुझे यकीन हो चला है कि ये शख्स ही मेरी अमीशा की मौत का जिम्मेदार है। वैसे इसका मतलब कि इस फैक्ट्री के कई मालिक हैं, क्योंकि तुमसे गार्ड ने कहा था कि ये फैक्ट्री के मालिकों में से एक है। चलो वापस चलते हैं, आज हमने काफ़ी दौड़ धूप कर ली है। तुम्हारी MBA की क्लासेस भी 2 बजे से है ना?
कहो तो मैं तुम्हें एकेडमी तक छोड़ देता हूँ और फिर मैं अपनी केमिकल फैक्ट्री का काम देख लेता हूँ। आज मुझे केमिकल का एक कंसाइनमेंट यूरोप भेजना है और रास्ते में हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। ठीक है जीजू, आप स्वामी जी के पास चलने की बात कह रहे थे ना, वहाँ कब चलोगे? कल सुबह चलते हैं रिया। आज मैं स्वामी जी से मिलने का समय भी ले लूँगा। अगले रोज विमल और रिया स्वामी सत्यानंद जी के बताए समय पर उनसे मिलने गए। सत्यानंद जी विमल के पारिवारिक गुरु थे। विमल और अमीषा को उनमें बहुत श्रद्धा थी। विमल ने उन्हें पूरी समस्या बताई और पूछा, स्वामी जी, अमीषा का दाह संस्कार किया जा चुका है और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जा चुका है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के सपने बार बार क्यों दिखाई देते हैं? स्वामी जी कुछ सोच विचार कर बोले, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न छेद्यो क्लेजंता न शुष्यति पंत। अर्थात विमल आत्मा अजर और अमर है। दाह संस्कार शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आंखों में अभी भी अमीषा की आत्मा का वास है। आत्मा को अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ अनजान चेहरे और अतृप्त अंतिम कष्टप्रद संवेदनाएं उसकी आंखों में वास करती हैं, जो तुम्हें लगाई जा चुकी हैं। अब देखो, तुम दुनिया में लाखों लोगों को देखते हो, लेकिन जो अनुभव तुम्हें बजाज को देखकर हुआ वो किसी और को देखकर तो नहीं हुआ ना। इसका साफ सा अर्थ है, अमीषा की आंखें उस भयानक प्रताड़ना को भूल नहीं पा रही हैं। उन दरिंदों को देखकर आंखों में रोष उजागर हो जाता है। भारतवर्ष का कानून अंग्रेजों की प्रथा पर टिका हुआ है। वो तो अंधा और बहरा है। उसे तो साक्षी और साक्ष्य चाहिए, जो कि मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसी कारण पुलिस ने तुम्हारी कोई सहायता नहीं करी, क्योंकि एक अरसे से तुम मेरे आश्रम में आते हो, मुझ में आस्था रखते हो। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि बदला लेने के चक्कर में मत पड़ना। मैं तुम्हें एक मरहम दूंगा, रात में सोते समय आंखों पर लगा लिया करना। शीतलता मिलेगी, धीरे धीरे आंखें शांत हो जाएंगी और तुम्हें सपने दिखना बंद हो जाएंगे। बाहर आकर रिया ने विमल से पूछा, अब क्या विचार है जीजू आपका? क्या आप भूल पाएंगे दीदी को दी गई प्रताड़ना को? भूल जाएंगे उन दरिंदों को जो केवल अमीषा दीदी के ही नहीं, उस अजन्मे बच्चे के भी कातिल हैं? नहीं रिया, काश ऐसा हो पाता, मैं भूल पाता, लेकिन नहीं। मेरे दिलो दिमाग में जो तूफान मचा हुआ है वो तभी शांत होगा जब मैं उसके गुनहगारों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचा दूंगा। 2 दिन बाद रिया न्यूज़पेपर लेकर विमल के पास आई और पेपर दिखाते हुए बोली, देखिए जीजू, उन कमीने लोगों ने दीदी की जगह भरने के लिए एक विज्ञापन निकाल दिया इतनी जल्दी। जाने दो, हमें क्या लेना है इस विज्ञापन से। चलो तुम अपनी क्लासेस अटेंड कर लो और मैं फैक्ट्री जाता हूँ। और नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करते करते अचानक विमल को एक विचार आया। रिया, तुम अपनी दीदी को कितना प्यार करती थी। उन दरिंदों से बदला लेने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो? जीजू, अगर वो मेरे सामने उनमें से कोई भी आ जाए ना और मेरे हाथ में पिस्तौल हो, मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। आपको तो मालूम ही है ना जीजू, जब मैं 4 साल की थी तभी माँ बाप का स्वर्गवास हो गया था। मुझे तो माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं है। मेरी दीदी मेरी माँ और बाप बन गई थी उस समय। वो मेरी ही सब कुछ थी। न जाने कितनी परेशानियां उठाकर उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। रिया, समय रोने का नहीं बल्कि उन दरिंदों से बदला लेने का है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तुम कल जेके इंटरनेशनल में इंटरव्यू देने जाओगी और कोशिश करोगी कि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। तो मैंने बताओगे कि तुम्हारी दीदी उन लोगों की बहुत प्रशंसा करती थी। ये आप क्या बात कर रहे हैं जीजू? इसके बाद विमल ने पूरी योजना रिया को समझाई। ठीक है जीजू, मुझे लग रहा है कि हमें सफलता हासिल जरूर होगी। अगले दिन रिया जेके इंटरनेशनल में इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू के आखिरी राउंड के लिए कंपनी के तीनों पार्टनर जमुना बजाज,
रंजीत और नितिन बैठे थे। उसने सवाल किया, देखिए, मैंने आपके डॉक्यूमेंट देखे हैं, उस हिसाब से तो आप इस पोस्ट के योग्य हैं। कुछ आप अपने बारे में बताइए, और ये भी कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करेंगी। सर, आप जो भी सैलरी मेरी दीदी को दे देते वही मुझे मंजूर है। दीदी से आपका क्या अभिप्राय। बजाज ने चौंकते हुए कहा, जी, मैं अमीषा चंद्रा की छोटी बहन रिया चंद्रा हूँ। मेरी दीदी आपकी कंपनी और आप लोगों की बहुत ही प्रशंसा करती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आज। एक बार तो अमीषा चंद्रा का नाम सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ देर बाद संभलते हुए बजाज ने कहा, अच्छा अच्छा, आप अमीषा की बहन हैं। बहुत ही भली लड़की थी अमीषा। बेचारी का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। अगर ये बात है तो आप समझिए आपको नौकरी मिल गई। हम अमीषा को 60,000 देते थे, वही आपको देंगे। धन्यवाद सर, आप लोगों का। मैं कंपनी में पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगी। ठीक है, हमारी तरफ से आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। रिया के जाने के बाद रंजीत दांत चमकाते हुए बोला, लीजिए, शिकार खुद ही अपने जाल में फंसने को तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यार, फ्रेश माल है, अमीषा से सुंदर है, इसके लिए तो 70,000 रुपये भी सही थे। अरे यार नितिन, तू कुछ नहीं बोलेगा? तुझे रिया कैसी लगी? ये कुछ नहीं बोलने वाला हनुमान जी का भक्त है ना। नितिन ने नाराज होते हुए कहा, मुझे तुम लोग की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम लोग की करतूत अगर स्टाफ को बता दिए जाएं तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। अरे चल, हम ऐसे कामों में कोई सबूत नहीं छोड़ते। देखा नहीं क्या कह रही थी, हमेशा हमारी प्रशंसा करती है। रिया ने घर आकर विमल को बताया कि उसे जॉब मिल गई है। बजाज और रंजीत उसे घूर घूर कर देख रहे थे। और तीसरा पार्टनर? वो शायद थोड़ा सभ्य है, उसमें कहीं थोड़ी शराफत शेष है अभी भी। लेकिन रिया, मरना तो तीनों को ही है। इन तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तुम अपने MBA का क्या करोगी? जीजू, शनिवार और इतवार को क्लासेस अटेंड कर लिया करूंगी, क्योंकि ऑफिस शनिवार इतवार को बंद रहता है। सुबह सफाई करते समय रिया ने बुक शेल्फ के पीछे एक रिवॉल्वर छुपी हुई देखी। वो सिर से पांव तक सिहर उठी। ये क्या है जीजू? क्या अमीषा के हत्यारों को मारने के लिए खरीदी है ये रिवॉल्वर? हाँ रिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे मैंने इसको हम लोगों की सुरक्षा के लिए खरीदा है। कुछ दिनों में रिया कंपनी का काम सही ढंग से देखने लगी और उन लोगों की विश्वास पात्र बन गई। एक दिन रिया ने किसी बहाने विमल को ऑफिस में बुलाया। जीजू, वो सामने जो बड़ा सा ऑफिस है, उसी में वो तीनों बैठते हैं। तुम उन लोगों को ठीक से पहचान लो। विमल गैलरी से होता हुआ उस बड़े से ऑफिस के सामने जाकर रुक गया। उन लोग की तरफ देखने लगा। रंजीत और जमुना बजाज को देखकर विमल की आंखें गुस्से से तमतमा गईं। उसकी मुट्ठी भिज गई। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन तभी एक सुरक्षा गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, क्या बात है, क्यों खड़े हो यहाँ? कुछ नहीं भैया, पानी पीना है, उसी की तलाश कर रहा था। जाओ, वहाँ सामने नल लगे हुए हैं। शाम को विमल ने रिया को बताया। पहली और दूसरी सीट पर जो बैठे हुए थे उन्हें देखकर आंखों में गुस्सा आया, लेकिन तीसरे पार्टनर को देखकर आंखों में क्रोध नहीं आया। मुझे लगता है तीसरा आदमी बेकसूर है। ये भी तो हो सकता है जीजू कि दीदी तीसरे की शक्ल नहीं देख पाई हो। कुछ दिनों बाद रिया ने ऑफिस से आकर विमल को बताया, बजाज और रंजीत लगातार मुझसे लिबर्टी लेने का प्रयास करते रहते हैं। अब बजाज मुझे 4 दिन के बिजनेस टूर पर थाईलैंड ले जाना चाहता है। मुझे कब तक जवाब देना है? वहाँ वो होटल ब्लू हेवन में रुकने को कह रहा था। ये नहीं पता कि उसके साथ कितने लोग जाएंगे। ठीक है रिया, जैसे थाईलैंड में हमारा माल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ हमारे बहुत से एजेंट हैं। उनसे बात करके सुबह तुम्हें बताऊंगा। सुबह विमल ने रिया से कहा, तुम उन लोगों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें वहाँ सारा प्लान समझा दूंगा। बजाज थाईलैंड जाएगा तो, पर वहाँ से वापस नहीं आएगा। बस इस बात का ख्याल रखना कि वहाँ से अपने सेल फोन से मुझसे बात मत करना। अगर करनी हो तो PCO या रिसेप्शन पर रखे हुए फ़ोन से बात करना। ग्राउंड फ्लोर पर साइड विंडो वाला ही रूम लेना और उससे कहना कि तुम रूम शेयर नहीं करोगी। मैं वहाँ पर तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। बजाज ने होटल ब्लू हेवन आकर पूरी अय्याशी शुरू कर दी।
उसने होटल वालों से 2 मसाज वाली लड़कियों को अरेंज करने के लिए कहा। रिसेप्शन वालों को उसने बताया, हमें ग्राउंड फ्लोर पर साइड रूम चाहिए क्योंकि हमारी सेक्रेटरी साहिबा की फरमाइश है जिसे हम टाल नहीं सकते। रूम सर आपको एक चाहिए या 2? ऑफ कोर्स एक ही रूम चाहिए, लेकिन लग्जरी सूट होना चाहिए। नहीं, हमें 2 रूम चाहिए। लग्जरी रूम के पास में अगर कोई छोटा सा रूम हो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसा ये कह रही है कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 2 दिन बाद रिया होटल के रिसेप्शन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी उसके पास एक स्मार्ट सा दिखने वाला सरदार आया और कहा, कैन आई सिट विद यू? यही क्यों? यहाँ की सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? ये मैं हूँ रिया, विमल। कमाल का मेकअप किया है जीजू, आप तो बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहे। ये बताओ, बजाज को शरारत तो नहीं कर रहा? शरारत? 2 दिन से पूरी अय्याशी कर रहा है ये। इस समय भी 2 लड़कियों में से मसाज करा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से उससे दूर कर रख पाई हूँ, पर बहुत समय तक नहीं रख पाऊंगी जीजू, कुछ कीजिए ना। चिंता मत करो, आज की मसाज शायद उसकी ज़िंदगी की आखिरी मसाज होगी। ध्यान से सुनो, हमारा प्रयास यही होगा कि हम बजाज की मौत को नेचुरल रूप दें। ध्यान रखना जीजू, बजाज के पास गन है जिसे वो हर वक्त लोडेड किए रहता है। ठीक है रिया, तुम्हें एक ज़रूरी काम करना है। कैसे भी तुम्हें बाथरूम की खिड़की की सटकनी नीचे कर देनी है ताकि बाहर से खिड़की खोली जा सके। तुम ये बात भूलना मत। रात को बजाज ने रिया को अपने रूम में बुलाया। वहीं रिया ने मौका देखकर उसके कमरे की खिड़की की चटकनी खोल दी। बजाज रिया को वाइन पीने और साथ में डिनर करने की जिद करने लगा। डिनर के बाद मुझे 1-2 लेटर टाइप कराने हैं, तुम अपने यहाँ मेरे लैपटॉप पर कर देना। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। हम लोग 1 घंटे के बाद मिलते हैं, इतने आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। ओके, दैट्स लाइक अ नाइस गर्ल। जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बजाज के कमरे से निकलकर रिया रिसेप्शन पर आई और विमल को सारी बातें बताई। रिया, बाथरूम की खिड़की खोल दी है ना तुमने? हाँ, आप खिड़की को धक्का देंगे तो वो खुल जाएगी बड़े आराम से। विमल तुरंत उठ गया। बजाज बाथरूम में टब में साबुन लगाकर लेटा हुआ था। अचानक बाथरूम की खिड़की खुली और उसमें से विमल कूदकर अंदर आ गया। विमल को देखकर बजाज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसा है? जाहिर है तुमने ऐसा तो कोई काम नहीं किया है जो तुम्हारी पूजा की जाए। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने आया हूँ कमीने। हमेशा याद है तुम्हें, जिसे तड़पा कर तुमने और तुम्हारे साथियों ने मार दिया था? मैं उसका पति विमल हूँ और आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन हमेशा? मैं किसी हमेशा को नहीं जानता। जल्दी जान जाएगा तू कमीने। ये कहकर विमल ने बजाज की टांगें ऊपर को खींच ली। बजाज का सिर पानी में डूब गया। वह पूरी तरह से हाथ पैर पटकने लगा। ढेर सारा झाग और पानी टब से निकलकर बाहर गिरने लगा। पानी उसके मुंह और नाक में भी घुस रहा था। वो सांस लेने के तड़पने लगा। घबरा मत बजाज, मैं तुझे उसी तरह तड़पा कर मारूंगा जैसे तूने अमीशा के साथ किया था। उस समय मेरी अमीशा गर्भ से थी। तूने 1 नहीं 2 खून किए हैं। बता तेरे साथ और कौन था? बजाज गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, ढेर सारा पैसा दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। अमीशा ने सब देखा था। अगर वो होती तो तुम्हें सब सच बता देती। विमल की आंखों से आंसू आ रहे थे। अमीशा यहाँ नहीं है, पर उसकी आंखों देखी सब मेरे सामने है। तू कहता है कि तूने कुछ नहीं किया। तेरी दरिंदगी की गवाह मेरी आंखें हैं। मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मेरी अमीशा भी इसी तरह रोई और गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन तुमने उसके आंसुओं की परवाह नहीं करी। आज तू कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सकता। ये कहकर पुनः विमल ने उसकी टांगें खींच ली। पानी में जब बजाज का दम घुटने लगा तो उसने अपने आप को बचाने का एक अंतिम प्रयास किया। उसने बहुत जोर से झटका मारा और टब से निकलकर अपनी पिस्तौल की ओर झपटा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर चित मुंह के बल गिरा। उसकी नाक और सिर से खून की धारा बह निकली। भारी भरकम होने के कारण वो जमीन से हिल भी नहीं पाया और उसने तड़प कर जान दे दी। विमल ने देखा वहाँ काफ़ी मात्रा में
मसाज ऑयल बिखरा हुआ था। शायद इसी कारण बजाज का पैर फिसल गया। वो अपने दुष्कर्म और वासना के कारण ही मारा गया। विमल ने खिड़की खोली, तेजी से बाहर कूद गया। विमल तेजी से रिसेप्शन पर आया, जहां अभी भी रिया बैठी हुई थी। रिया के पास बैठकर उसने बताया, एक पापी का तो अंत हो गया है रिया। क्या बजाज ने कोई और नाम भी बताया? कैसे मारा आपने उसे? नहीं बता पाया। मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही अपनी वासना का शिकार हो गया। अब तुम अपने चेहरे को बिल्कुल स्वाभाविक बना लो, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं है, और आधे घंटे बाद रूम सर्विस को बताना कि मिस्टर बजाज अपना रूम नहीं खोल रहे हैं। रिया के चेहरे पे पसीने की बूंदें देखकर विमल ने कहा, क्या बात है रिया, इतना घबरा क्यों रही हो? अपने माथे से पसीना पोंछो, तुम्हारे हाथ पैरों में कंपन हो रही है। मुझसे ज़्यादा तो जीजू आप घबरा रहे हैं। आपके तो हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं। आप संभालें अपने आप को। रिया, सच बात तो ये है कि हम क्रिमिनल नहीं हैं। जिंदगी में पहली बार इतने पास से किसी को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत नर्वस होना स्वाभाविक है। 1-1.5 घंटे बाद बजाज का रूम मास्टर की से खोला गया। पुलिस को भी बुला लिया गया था। सभी को बजाज की मौत स्वाभाविक लगी। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति की थाईलैंड में बाथरूम में पैर फिसलने से मृत्यु हो गई। बजाज की मौत की खबर मिलते ही रंजीत और नितिन मिसेस बजाज के साथ फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। रंजीत को बजाज की मौत से गहरा सदमा पहुंचा। रंजीत बिल्कुल हिंदी पिक्चरों का विलन लगता था। अपनी रौबदार आवाज में रिया की आंखों में झांकते हुए उसने पूछा, तुम क्या कर रही थी जब ये सब कुछ हुआ? रिया एकदम घबरा गई। उसे लगा आज तो किस्सा खत्म। किसी तरह संभलते हुए बोली, जी मैं रिसेप्शन में थी। बजाज सर के रूम के बगल में मैंने एक छोटा सा रूम ले रखा था। हम लोग को एक साथ ही डिनर भी करना था। बजाज सर बोले मैं नहा लेता हूँ, फिर साथ बैठ कर डिनर करेंगे, तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। लेकिन जब बहुत देर हो गई तब मैंने मिस्टर बजाज के डोर को खटखटाया, लेकिन जब काफ़ी देर तक रूम नहीं खुला तो मैंने रिसेप्शन से मदद मांगी। देखो रिया, तुम कुछ हमसे छुपाने की कोशिश मत करना। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे कि मौत तैर रही हो उन आंखों में। जी मैं क्या छुपाऊंगी आपसे, जो सच है वो सब मैंने आपको बता दिया। रिया, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। जब मिस्टर बजाज ने तुमसे कहा था तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तो तुम रिसेप्शन पर जाकर क्यों बैठ गई? रिया की आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया, लेकिन विमल ने उसे इस पल के लिए काफ़ी समय से तैयार किया था। रिया की नज़र रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी पे गई। उसने मन ही मन विमल को कोसा। वो समझ गई कि रंजीत ने रिसेप्शन का सीसीटीवी देखा है। जी मैं बोर हो गई थी, इसलिए रिसेप्शन पर जाकर बैठ गई थी। और वो सरदार कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? मैंने सरदार से कोई बात नहीं की। मुझे भारतीय देखकर वो मेरे निकट आकर बैठ गया था और 1-2 मिनट बाद ही वो चला गया था। रंजीत कुछ पल रिया की आंखों में घूरता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, खैर छोड़ो, पुलिस तुमसे सब उगलवा लेगी। अगर कोई बात है तो तुम हमें बता दो, नहीं तो पुलिस की सख्त पूछताछ में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। पुलिस का नाम सुनकर रिया बहुत अधिक घबरा गई। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो मुझे किस बात का डर? दूसरे दिन जब रिया ऑफिस पहुंची तो पियन ने आकर बताया, इंस्पेक्टर आनंद आपको वेटिंग रूम में बुला रहे हैं। रिया के हाथ पैरों में कंपन होने लगी। वो घबराते हुए वेटिंग रूम में गई। वहां इंस्पेक्टर आनंद, रंजीत और 1-2 लोग और बैठे थे। इंस्पेक्टर आनंद नई पीढ़ी के युवा पुलिसमैन थे। वो शान के साथ में खाकी वर्दी पहनता था। रिया को देखकर उसने कहा, आई एम रिया, बैठिए और मैं कुछ आपसे पूछूंगा, उसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा। अब आप शुरू से लेकर अंत तक मुझे सब कुछ बता दीजिए, बिल्कुल छुपाइएगा नहीं। रिया घबराई हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। आनंद ने उसकी दुविधा को देखते हुए रंजीत और उसके लोगों से कहा, आप लोग बाहर चले जाइए, मैं अकेले में इनसे पूछताछ करूंगा। रंजीत खुद कमरे में रुकना चाहता था, पर इंस्पेक्टर के दृढ़ शब्द सुनकर वो चला गया। सबके जाने के बाद आनंद ने कहा, देखिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे भी चीखने चिल्लाने में विश्वास नहीं रखता।
लीजिए पानी पीजिए और मुझे केवल 2 बातों के जवाब दे दीजिए। नंबर 1, वो सरदार कौन था? क्या आप उसे पहले से जानती थी? और नंबर 2, बाथ टब के पास तेल कहाँ से आ गया? थोड़ा सा पानी पीकर रिया थोड़ी नॉर्मल हुई और उसने बताया, उस सरदार से ना मैं पहले और ना उसके बाद कभी भी नहीं मिली हूँ। रिसेप्शन पर 2 बार मुलाकात हुई थी और दूसरा बजाज साहब थोड़ा रंगीन तबीयत के थे। उन्होंने 2 थाई मसाज वाली अपने कमरे में बुलाई थी। हो सकता है मालिश के दौरान कुछ तेल फर्श पर गिर गया हो। सरदार को पहले देखकर आप चौंकी थी और फिर बाद में नॉर्मल होकर उससे बात करने लगी। मुझे बताइए कि सरदार कौन था और आप उसे कैसे जानती थी? इस एक बात का सही उत्तर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा और आपको क्लीन चिट दे दूंगा। सर, वो पहली बार जब आकर मेरे पास बैठा तो मैं इसलिए चौंक गई थी कि वहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा भी कि इतनी जगह पड़ी हुई है, आप यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? वो कहने लगा, कमाल है, मैं भी भारत से हूँ, आप मुझे देखकर इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? लेकिन जब मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी तो वो चला गया। थोड़ी देर के बाद में वो पुनः आया और बोला, आप अभी तक यहाँ बैठी हैं, क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगी? मैंने उससे मना कर दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। इसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा और ना ही मैंने उसको अपना नाम बताया। ठीक है मिस रिया, अभी तो मैं आपके जवाब को गलत नहीं मान रहा। हो सकता है कि आपको मेरे साथ थाईलैंड उस होटल में चलना पड़े तफ्तीश के लिए। आने जाने का खर्चा डेफिनेटली सरकार देगी। सर, जब थाईलैंड की सरकार ने इसको एक एक्सीडेंट मानकर केस क्लोज कर दिया है तो आप लोग इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? लगता है आप बजाज को नहीं जानती। बजाज का नाम इस देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिना जाता है और फिर मिस्टर रंजीत भी इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं और रंजीत जी की पुलिस में बहुत जान पहचान है। कितने ही केस इनके नाम पर दर्ज हैं पुलिस थाने पर अपनी पहचान के दम पर सब इन्होंने रफा दफा करा दिए। शाम को सारा किस्सा रिया ने विमल को बताया। बिल्कुल सही किया तुमने, आगे भी घबराना नहीं। लगता है पहले वाले इंस्पेक्टर राघव की तरह ये इंस्पेक्टर बुरा नहीं है। आप सही कह रहे हो जीजू, मुझसे भी काफी नरमी से पेश आया, मुझे पानी पिलाया और सभी को रूम से बाहर निकाल दिया ताकि मैं घबरा न हुई। और रंजीत तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहता हो। रिया, वैसे हमसे 2 गलतियां हुई हैं। नंबर 1, हमने ये मालूम नहीं किया कि इंस्पेक्टर राघव ही है या बदल गया है। खुदा ना खास्ता अगर राघव होता और वो तुम्हें पहचान लेता तो खेल तो वहीं समाप्त हो जाता। भगवान बड़ा दयालु है कि उस इंस्पेक्टर का तबादला हो गया और नया इंस्पेक्टर आ गया। नंबर 2, थाईलैंड में हमने सीसीटीवी का ध्यान नहीं किया। खैर, जो भी हो रिया, मैं इस खेल को जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ, चाहे परिणाम जो भी हो। तुम मुझे 1-2 दिन में रंजीत की गाड़ी का नंबर बताओ ताकि उस पापी का अंत हो सके। एक दिन ऑफिस के बाद रिया ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। विंडो ग्लास को नीचे करके इंस्पेक्टर आनंद का चेहरा परिलक्षित हुआ। उसने कहा, आइए बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे घबराइए मत रिया जी, मैं आपसे मिस्टर बजाज के विषय में कोई बात नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को दे चुका हूं, जिसमें मैंने बजाज की मौत को एक हादसा ही माना। रिया को थोड़ी हिम्मत बंधी और वो गाड़ी में बैठ गई। आनंद ने पूछा, हाँ तो रिया जी, कब से काम कर रही हैं आप इस कंपनी में? जी, मुझे यहाँ काम करते हुए बस 2-4 महीने ही हुए हैं। सैलरी और काम ठीक ठाक है, इसलिए काम में मन लग रहा है। बुरा मत मानिएगा, 2-4 महीने में आप मालिकों से इतना घुल मिल गई कि उनके साथ थाईलैंड चली गई। सर, आप जानते नहीं, प्राइवेट कंपनी में ना का मतलब नौकरी से हाथ धोना है। और वैसे भी मिस्टर बजाज मुझसे काफी शिष्टता से पेश आते थे और उन्होंने मेरे से बहुत बड़े थे। रिया जी, आपकी उम्र तो काफी कम लगती है, क्या शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, मैं MBA कर रही हूँ। पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, क्या कोई आर्थिक समस्या है? रिया सकपका गई। कैसे बताती कि नौकरी करने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि बदला लेना है।
जी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। MBA करके मैं अच्छी पोजीशन पर काम करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद आनंद ने कार को एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दिया और बोला, मैं अपना खाना यहीं से पैक करा कर ले जाता हूँ। आइए, आज आप भी मेरे साथ एक कप कॉफी पी लीजिए। पैक करने में कुछ समय तो लगेगा ही। धन्यवाद सर, मैं कार में ही बैठी हूँ, आप आराम से खाना पैक करा लीजिए। भाई, ये क्या बात हुई? आपका केस भी बंद करा दिया, बदले में एक कप कॉफी तो पीनी बनती है। चलिए ठीक है, लेकिन बिल मैं अदा करूंगी। यानी आप मुझे इस केस को बंद करने की रिश्वत दे रही हैं? अब जो भी समझिए, आप पुलिस अधिकारी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं काउंटर पे खाने का और कॉफी का ऑर्डर देकर वॉशरूम होकर आता हूँ। इंस्पेक्टर आनंद के जाने के बाद दो आवारा टाइप लड़के, जिसमें से एक के बाल लाल और दूसरे के पीले थे, रिया के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए और बोले, अकेली बैठी हो? कंपनी चाहिए? हम देंगे तुम्हें कंपनी। लड़कियों को खुदा इतना रंग रूप दे देता है कि जिस्म में सिहरन सी हो जाती है। भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग जानते नहीं मेरे साथ कौन है। हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, और फिर हम डरते हैं किसी से? ये कहते हुए उसने रिया का झूठा पानी का गिलास उठा लिया और पीने लगा। तभी उसकी कनपटी पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ लगा और वो पानी समेत मेज पर गिर गया। इंस्पेक्टर आनंद को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर आनंद ने उनके लाल पीले बालों को पकड़कर उन्हें दोनों को धरती पर पटक दिया। वो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। गलती तुमसे नहीं हुई, तुम्हारे माँ बाप से हुई है, जो उन्होंने तुम जैसे कमीनों को जन्म दिया। फिर आनंद ने उन दोनों की धुनाई करनी शुरू कर दी। रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दीजिए सर, इस शहर में लड़कियों के साथ आए दिन ऐसा ही होता रहता है। तुम शांत रहो। जब तक ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा, ये अपनी हरकतें करना बंद नहीं करेंगे। फिर उसने दोनों लड़कों से कहा, अब जब तक हम लोग कॉफी पी रहे हैं, तुम दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाते रहो, यही तुम्हारी सजा है। रेस्टोरेंट से लौटते हुए रिया ने इंस्पेक्टर आनंद से कहा, सर, आई एम वेरी सॉरी, मेरे कारण आपका पूरा दिन खराब हो गया। नहीं रिया, मुझे गुस्सा तुम्हारी बात पर आया। लड़कियां जब तक इन बदतमीजियों को सहन करती रहेंगी, इन घटिया लोगों को शह मिलेगी। देखो रिया, अब एक साथ बैठकर कॉफी पी चुके हैं, इसलिए सर्वर कहना छोड़ो, सीधे नाम पर आ जाओ। देर हो जाने के कारण विमल चिंतित हो गया था और कंपाउंड के बाहर रिया का इंतजार कर रहा था। रिया को इंस्पेक्टर आनंद के साथ आता हुआ देख वह भी घबरा गया। रिया ने दोनों का परिचय कराते हुए कहा, जीजू, ये है इंस्पेक्टर आनंद, और आनंद, ये है मेरे जीजू विमल चंद्रा। इंस्पेक्टर ने विमल से हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अभी 2 महीने पहले थाने का चार्ज लिया है। जी, आइए अंदर चलिए, एक कप चाय पिलाने का सौभाग्य हमें दीजिए। धन्यवाद विमल जी, फिर कभी। आज तो मैं रिया को रेस्टोरेंट से काफी पिला के ही लाया हूँ। इंस्पेक्टर आनंद जाने लगा, फिर अचानक मुड़कर वापस आया और बोला, मिस्टर विमल, आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। कहीं तो हमारी मुलाकात हुई है। हो सकता है कहीं मुलाकात हुई हो, पर याद तो मुझे भी नहीं आ रहा है। क्या आप लायंस क्लब में टेनिस खेलने जाते हैं? कभी कभी 1-2 महीने में काम से फुर्सत मिलती है तो चला जाता हूँ। मेरी एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको वहीं देखा होगा। आनंद के जाने के बाद विमल ने रिया को समझाया, ये क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर से जान पहचान बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं तो कभी लॉयंस क्लब गया भी नहीं हूँ। हो सकता है आनंद थाईलैंड के सरदार और मुझ में समानता देख रहा हो। जीजू, लेकिन वो केस तो आनंद ने क्लोज कर दिया है, उसने आज ही मुझे बताया। रिया, भी तुम बच्ची हो, तुम नहीं जानती ये पुलिस वाले कब कब के गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर आनंद अक्सर रिया को मिल जाता था और उसके मना करने पर भी रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर उसे घर छोड़कर आता था। उसकी दिलचस्पी रिया में बढ़ती जा रही थी। रिया भी आनंद के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी थी। ऐसे ही बातों बातों में उन दोनों ने प्रेम का इजहार भी कर दिया। एक दिन इंस्पेक्टर आनंद ने रिया से कहा,
कल तुम थोड़ी देर के लिए 11 बजे के लगभग थाने आ जाना। वो बजाज का केस क्लोज कराना है, तो उसमें आपके 1-2 जगह सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बस फिर आप चली जाना। जब ये बात रिया ने विमल को बताई तो विमल सोच में पड़ गया। अगर उस हेड कांस्टेबल शिंदे ने तुम्हें देख लिया तो वो तो तुम्हें पहचान सकता है। तुम एक काम करो। ऐसा कहकर विमल ने रिया को समझाया कि उसे क्या करना है। रिया थाने में अगले रोज बुर्का पहनकर गई। एक सिपाही ने उससे पूछा, आपको क्या काम है, किससे मिलना है? इंस्पेक्टर आनंद से मिलना है। उनसे बोलिए कि उनकी मित्र कश्मीरा उनसे मिलने आई है। कश्मीरा नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता और वो मेरी मित्र है। खैर जो भी हैं उन्हें अंदर ले आओ। रिया ने अंदर आकर सलाम करते हुए आनंद से कहा, क्या कह रहे हैं, क्या मैं आपके मित्र नहीं हूँ? साथ ही रिया ने चेहरे से अपना नकाब ऊपर कर दिया। रिया तुम? ये बुर्का, ये कैसा है? ये बुर्का क्यों पहन रखा है? बताती हूँ, थोड़ा धीरज तो रखो। थाने में आते अगर मुझे कोई देख लेता तो 1000 सवाल करता, बदनामी होती 100 अलग। अच्छा, तो इसका मतलब हम जो थाने में बैठे हैं सब बदनाम है। खैर ठीक किया तुमने। काले बुर्के में तुम्हारा गुलाबी चेहरा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के पीछे चांद छुप गया हो। मेरी शायरी करने का मन कर रहा है। मियां, शायरी छोड़िए। सरकार आपको शायरी करने के लिए तनख्वाह नहीं देती है। काम की बातें कर लीजिए कुछ। मैं ऑफिस से केवल 1 घंटे की छुट्टी लेकर आई हूँ। ठीक कह रही हूँ। वैसे भी मैं 1-2 दिन में तुम्हारे जीजू से अपने और तुम्हारे बारे में बातें करने वाला हूँ। लो, इन कागजों पर इस रजिस्टर पर दस्तखत कर दो और इस केस से आज़ाद हो जाओ। उस दिन जेके इंटरनेशनल के पार्टनर नितिन को कुछ आवश्यक कार्य से जाना था, लेकिन उसे अपनी गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही थी। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रंजीत से उसकी कार की चाबी मांगकर उसकी गाड़ी से जाने लगा। गाड़ी लेकर जैसे ही वो एकांत सड़क पर आया, उसने फ्रंट मिरर में देखा कि ठीक उसके पीछे एक साया धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उस साये ने रिवॉल्वर नितिन की कनपट्टी पर लगा दी और भर्राई हुई आवाज में बोला, रंजीत, आज तुझे तेरे कर्मों का हिसाब मिलेगा। अब तू वैसा ही करेगा जैसा मैं तुझसे कहूँगा। अपनी गाड़ी को बाएं रास्ते पर ले ले। मौत को इतना करीब देखकर नितिन विचलित हो गया। देखो, गोली मत चलाना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं नितिन हूं, रंजीत नहीं। विमल जो रंजीत की गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था, को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा वो सच में नितिन था और उसके लिए उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भी नहीं भड़क रही थी। निर्जन में एक नहर के पास विमल ने गाड़ी रुकवाई और ये गाड़ी तो रंजीत की है, तुम इसमें क्या कर रहे हो? नितिन ने बताया कि उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो उसने रंजीत से गाड़ी उधार ले ली। कुछ देर चुप रहकर नितिन बोला, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? देखो, मैं कोई राजदार नहीं छोड़ सकता और हाई चांसेस है कि मेरी अमीशा के साथ बलात्कार और जान से मारने में तुम भी भागीदार होगे। कौन अमीशा? जो हमारे ऑफिस में काम करती थी? काश अमीशा होती तो वो तुम्हें बताती। उस दिन उसे बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की थी। तुम कौन हो? क्या अमीशा के पति हो? कभी भी मैंने अमीशा के साथ कोई गलत हरकत नहीं की। वो तो मेरी बहन जैसी थी। वाह, भाई होने का क्या रिश्ता निभाया है तुमने। क्या तुमने मुझे ये सब बताया? क्या तुमने पुलिस में उन दरिंदों के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाई? मैं कैसे मान लूं तुम अमीशा के हितैषी थे? तुम नहीं जानते रंजीत कितना भयानक आदमी है। उसने मुझे मारने की धमकी दी है और वो ये कर भी सकता है। कहते कहते नितिन की आंखों में आंसू आ गए। मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा, किसी से कुछ नहीं कह पाया। वास्तव में ये मेरी गलती है, लेकिन मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं जिंदा रहने लायक नहीं हूँ, तो तुम मुझे बेशक मौत के घाट उतार दो। मैं तुम्हें सफेद पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ।
नितिन के कथन में विमल को सच्चाई नजर आई और उसने रिवॉल्वर जेब में रख ली। आप बताइए उस दिन क्या हुआ था? घटना वाले दिन रंजीत और बजाज जाम पर जाम पिए जा रहे थे। मौसम बहुत खराब था। मैंने जान लिया था कि इन लोगों के इरादे सही नहीं। इन्होंने 5 पेज की टाइपिंग अमीशा को 4:30 बजे दी और कहा, ये बहुत जरूरी है, कल फॉरेन से कुछ खरीदार आ रहे हैं, टाइप करके ही जाना। पूरा स्टाफ चला गया था। बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ था। मैंने मौका देखकर अमीशा से कहा, तुम घर ही चली जाओ, कोई भी बहाना बना देना, कहना अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए तुम घर जाना पड़ा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब अमीशा विदा लेने के लिए बजाज और रंजीत के केबिन में गई तो इन्होंने किसी बहाने उसे अंदर भर दिया। फिर ये दोनों कमीने अमीशा के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मुझे जैसे ही अमीशा की आवाज आई मैं दौड़कर उनके कक्ष में गया। मैंने इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं एक मेज से टकरा गया और बेहोश हो गया। बेहोशी में ही मुझे अमीशा की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये लोग वहशी दरिंदों की तरह अमीशा की इज्जत से खेलते रहे। लेकिन वो तीसरा आदमी कौन था जो इनके साथ शामिल था? तीसरा आदमी कौन? कंपनी में तो ये दोनों ही थे। देर रात तक जब मेरी बेहोशी टूटी तब तो मेरे अलावा कंपनी में कोई नहीं था, बस गेट पर सिक्योरिटी थी। नहीं मिस्टर नितिन, एक तीसरा दरिंदा भी था। या तो आपको मालूम नहीं है या आप छुपा रहे हैं। विमल, मेरे भाई, मेरी बात का यकीन करो, कोई तीसरा आदमी नहीं था। मैं कैसे मान लूं? अमीशा को डिवाइडर रोड पर किसने पहुंचाया? क्या उसको गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने देखा नहीं? विमल, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतने गिरे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ देर के लिए इन्होंने गेट से सिक्योरिटी हटवा दी हो। रंजीत अपने काले कारनामे छुपाने के लिए एक बदमाश गैंग को रखता है। उस गैंग का सरगना है माइकल। इस तरह के काम ये लोग उससे ही करवाते हैं। उस दिन भी जरूर अमीशा को सड़क के उस पार फेंकवा दिया होगा ताकि एक्सीडेंट केस लगे। ये माइकल कौन है? कुछ दिनों पहले पेपर में छपा था, मशहूर यूनियन लीडर राधे मंडल ने आत्महत्या कर ली। पर वो आत्महत्या नहीं थी मेरे दोस्त, नहीं थी वो आत्महत्या। माइकल और उनके लोगों ने उसकी मौत को हत्या का रूप दिया था। नितिन, क्या मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूँ कि आप मेरे और रिया के विषय में किसी से कुछ नहीं कहेंगे? मैं खुद इन लोगों के पापों से तंग आ गया हूँ। हो सकता है भगवान ने आपको इस पाप का अंत करने के लिए चुना हो। एक अंतिम बात और बता दीजिए, रंजीत की इस बदमाश गैंग से मेरी मुलाकात कहाँ हो सकती है? ये सभी आपको 7 बजे के बाद कमला बार में शराब पीते याशी करते हुए मिल जाएंगे। एक बात और खास है, ये लोग सुपारी किलर भी हैं। पैसा लेकर दूसरी पार्टियों का भी काम करते हैं। उसी रोज मवाली जैसा मेकअप करके विमल 7 बजे के बाद कमला बार में जा पहुंचा। 8 बजे के लगभग बदमाश गैंग बार में दाखिल हुई। इनमें से एक आदमी जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और देखने में पूरा गुंडा लग रहा था, को देखते ही विमल की आंखें लाल हो गई। प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। विमल समझ गया यही वो तीसरा आदमी है जिसने अमीशा पर अत्याचार किया है। उन लोगों ने आते ही शोर शराबा और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विमल ने अपने पास बैठे शराबी से भाषा बदल कर पूछा, अपुन यहाँ नया आयला है, कौन है ये गुंडा लोग? बहुत शोर शराबा मचा रहा है। नए हो तो चुपचाप बैठे रहो, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है डेंजर लोग हैं? अरे अपुन में कम डेंजर आदमी नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो तो अपुन चुप ही रहेगा। काम का बेकार में क्यों लफड़ा करने का? वैसे ये दाढ़ी मूंछ वाला कौन है? अरे बाबू, यही तो है इनका सरदार माइकल। हफ्ता भर विमल ने उन लोगों का पीछा किया, खास तौर से माइकल। पीने के बाद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, सब कुछ मालूम किया। उसने देख लिया कि माइकल 11 बजे के लगभग शराब के नशे में धुत अपने घर जाता है। एक रोज विमल ने 11 बजे के बाद माइकल को फोन किया और बोला, माइकल, अपन महाराष्ट्र से आयला है, तेरे से तेरे फायदे का एक काम है अपन के पास। अगर करेगा तो तेरा भी फायदा है और अपना भी फायदा होगा। अबे तू कौन?
तेरे को मेरा नंबर किसने दिया? मुझे तो तू जरूर पुलिस वाला लगता है। चल बंद कर फोन। क्या अपुन पुलिस वाला? अपुन का भी पुलिस से 36 का आंकड़ा है क्या? तेरे बराबर नहीं, लेकिन अपुन भी महाराष्ट्र में छोटा मोटा बदमाश गिना जाता है। एक आदमी का मर्डर करने का है, जिसके एवज में तुझको अपुन 20 से 25 लाख तक दे सकता है। 25 लाख की बात सुनकर माइकल की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, तो कल तू मुझे 10 बजे कमला बार में मिल। फेस टू फेस बात करेंगा? ठीक है ठीक है, लेकिन कमला बार में तो तेरा और साथी लोग भी होंगे ना? लगता है तूने मेरे बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर रखी है। ठीक है, तू मुझे हवाई बार में मिलना। अगले रोज विमल माइकल से हवाई बार में मिला। माइकल अकेला ही आया था। विमल का देखकर माइकल को एतबार हो गया कि विमल पुलिस का आदमी नहीं है, और वो जल्द ही उससे घुल मिल गया। सौदा 50 लाख में तय हुआ। माइकल पूरा पैसा एडवांस में चाहता था, लेकिन विमल ने 10 लाख पर राजी किया। कल मैं तेरे को 10 लाख और आदमी का फोटो दे देगा, और जब तू आदमी को खलास करके सबूत मेरे हवाले करेगा तो मैं तेरे को 40 लाख दे देगा। मैंने अभी बस तेरा नाम सुनेला है, पर लगता नहीं कि तूने कोई मर्डर या रेप किया है। छोड़, खून तो अपन भी 1-2 करेला है, बट अभी तक कोई रेप नहीं किया है। तूने किया है क्या कोई? ले, रेप का ना पूछ, दर्जनों रेप किया है अपन ने। किसी लेटेस्ट सा किस्सा सुना जरा अपन को। सुन, अरे अपन का बॉस है ना, इसकी आदत है बलात्कार करके लड़की को ठिकाने लगाने के लिए मुझे सौंप देता है, पर मैं उनको डायरेक्ट ठिकाने नहीं लगाता। उनके साथ बलात्कार करता हूँ, फिर ठिकाने लगाता हूँ। लास्ट लड़की का नाम क्या था? हाँ, अमीशा। बड़ी मस्त लड़की थी, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मक्खन मलाई। मैंने क्या किया, नशे का इंजेक्शन लगा दिया, फिर मस्त के साथ काम करके उसे सड़क पर फेंक दिया ताकि कोई गाड़ी वाला कुचल दे उसको, और केस भी एक्सीडेंट का लगे। विमल अपने ऊपर काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, गुस्से से मुंह तमतमा गया था। उसके हाथ का गिलास उसके कसकर पकड़ने से चकनाचूर हो गया। उसे बहुत अधिक दुख हुआ कि कितना कुछ सहा है अमीशा ने। विमल के हाथों से खून बहने लगा। ए भाई, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? कुछ नहीं माइकल, किसी का किस्सा याद आ गया था। चल अब कल मिलेंगे, पर कहाँ? रेलवे सिग्नल के पास एक खंडहर है, वहीं आ जाना माल के साथ। यहाँ तो पैसा वैसा देखने में भाई लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अपने साथ दारू चकना लेकर आऊंगा, वही दोनों भाई पियेंगे। घर जाके विमल ने पूरा किस्सा रिया को सुनाया और माइकल की टेप करी हुई आवाज सुनाई। रिया बहुत देर तक रोती रही। खंडहर बहुत वीराने में था, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। विमल ने अपने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे और नकाब। वो समय से बहुत पहले खंडहर जा पहुंचा। उसने वहां एक कड़ी में फांसी का फंदा लटका दिया और वहां से कुछ दूर जाकर छुप गया। माइकल अकेला वहां समय से पहुंचा। थोड़ी देर बाद विमल आया। देख माइकल, अपन समय का कितना पाबंद है। तेरे को वेट तो नहीं कराया ना? ले ये ब्रीफकेस और गिन ले अपने 10 लाख रुपए, और ये ले विदेशी दारू। काफ़ी सारी दारू है, दोनों भाई टून होकर पियेंगे। ये कहकर विमल शराब 2 गिलास में उड़ेलने लगा। माइकल ने कहा, नहीं भाई, इस बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, मैं कभी खुली बोतल से नहीं पीता। हो सकता है कि इसमें तूने कुछ मिला रखा हो। अरे अपन भी तो पिएगा ना तेरे साथ? नहीं भाई, मेरे भी कुछ उसूल हैं, हजारों दुश्मन हैं मेरे। ये भी तो हो सकता है कि किसी दुश्मन ने तुझे सफारी दे रखी हो मुझे मारने की। वैसे तेरा सोचना भी सही है। ले ये सील बोतल, इसकी सील तू ही खोल। ये हुई ना बात, ला बोतल मुझे दे, मैं बनाता हूँ पटियाला पैक। तूने हाथों में दस्ताने के पहन रखे हैं? अरे कल अपन का हाथ ग्लास से कट गया था यार। हाँ, याद आया। 4-5 पैक पीने के बाद माइकल को चढ़ने लगी। विमल होशियारी से अपने पैक उलट देता था। अब दिखा मुझे फोटो, कौन है मेरा 12वां शिकार। यार, शराब तो तेरी बहुत ही चढ़ रही है। विमल ने देख लिया था कि माइकल अब होश खोता जा रहा है। उसने जेब से एक फोटो निकाली और माइकल को थमा दी। ये फोटो माइकल की ही थी। अपनी फोटो देखकर माइकल आग बबूला हो गया और चीखा, अबे कौन है तू? तेरी मौत।
कल बहादुरी से जिस लड़की के बलात्कार की कहानी तुम मुझे सुना रहा था, मैं उसका पति हूँ। धोखा, माइकल के साथ धोखा। उसने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन टूटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर जा गिरा। साले, शराब में तूने क्या मिला रखा है? माइकल, तूने शराब की बोतल का ढक्कन देख लिया, लेकिन ये देखना भूल गया कि बोतल प्लास्टिक की है, जिसमें इंजेक्शन से बेहोशी की दवा मिलाई जा सकती है। जैसे तूने मेरी अमीशा के साथ किया, वैसे ही मैंने तेरे साथ। अब तेरे मरने के बाद ही मेरी अमीशा को इंसाफ मिलेगा। कुछ देर में माइकल अचेत हो गया। विमल ने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। कुछ देर तक माइकल तड़पा, फिर उसके पैर बेजान होकर लटक गए। विमल बैग लेकर बाहर अंधेरे में निकल गया। माइकल की मौत की खबर सुनकर रंजीत बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा जैसे उसका दाहिना हाथ कट गया, लेकिन खुलकर वह कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि सभी को मालूम था कि माइकल एक नामी गुंडा है। पुलिस की फाइलों में उसके जुल्मों की दास्तान दर्ज थी। माइकल की मौत का पुलिस को कोई रंज नहीं था, फिर भी पुलिस सतर्कता बरत रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बदमाशों के गुटों का आपसी रंजिश का मामला ना हो। ये केस भी आनंद ही हैंडल कर रहा था। लोगों ने बताया कि माइकल जेके इंटरनेशनल में काम करता था, उनके एक क्वार्टर में रहता था। आनंद जेके इंटरनेशनल कंपनी में गया। वहां उसने रिया को देखा। यहाँ कैसे आ रहा हूँ आपका? मिस रिया, आज मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि जब से आपने ये कंपनी ज्वाइन की है, यहाँ एक नहीं 2 मर्डर हो चुके हैं। रिया को घबराता देख आनंद ने कहा, अरे रिया, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम माइकल जानती हो ना? जी, आज तक मैंने माइकल की सूरत तक नहीं देखी। कौन है ये माइकल? अरे, आप ही की कंपनी में काम करता है। वैसे तुम्हारे बॉस कहाँ बैठते हैं? रिया ने रंजीत के केबिन की तरफ इशारा किया। ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम मेरा इंतजार करना। आनंद ने रंजीत से सवाल किया, माइकल आपकी कंपनी में क्या काम करता था? क्या आप बता सकते हैं कि उसने आत्महत्या क्यों की? वो बहुत मेहनती था और थोड़ी दूर पर हमारे मजदूरों के क्वार्टर में रहता। मेरे हिसाब से माइकल की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है। देखते हैं, अभी तो आत्महत्या का केस ही लग रहा है। मैंने बाहर कई श्रमिकों से पूछा तो उन्होंने बताया मालिकों का गुंडा था। रंजीत ने गुस्से से कहा, बकवास लगाते हैं सारे, जलते होंगे उससे। हो सकता है, लेकिन उसकी और दूसरे मजदूरों की पगार में शायद जमीन और आसमान का अंतर था। तभी तो मैं कह रहा हूँ माइकल सबसे अलग था। रंजीत जी, अब आप मेरी इंटेलिजेंस की तौहीन कर रहे हैं, तो सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं। माइकल शहर का नामी गुंडा था। उस पर 15 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से 11 के करीब तो उस पर मर्डर के चार्जेस हैं। फिर आनंद ने नितिन से पूछा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, लेबर के कर्ता धर्ता रंजीत ही हैं। मैं तो यहाँ पर केवल फाइनेंस देखता हूँ। माइकल के विषय में मिस्टर रंजीत ही बता सकते हैं। रंजीत ने इंस्पेक्टर के लिए चाय नाश्ता मंगाया और दूसरे कक्ष में ले गया। ड्रॉर खोलकर 2000 के नोटों की 20 गड्डियां देते हुए कहा, रख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, बच्चों की मिठाई के लिए हैं, और कैसे भी माइकल के हत्यारे का पता लगाइए। मुझे लगता है कि बजाज और माइकल की मौत में कोई रिश्ता है। दोनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए हैं। पहली बात रंजीत साहब, ये नोटों की गड्डियां अपने पास ही रखी है, क्योंकि मैं अभी बाल बच्चे वाला नहीं हूँ। और दूसरा, मेरा पेट अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इतना मीठा खा सकूं। वो क्या है ना, थोड़ी डायबिटीज की समस्या है। दूसरे, ये आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों मर्डर एक ही आदमी ने किया? इंस्पेक्टर, न जाने क्यों आपने बजाज का केस बंद कर दिया। आप उस सरदार को ढूंढ निकालिए, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इस केस को क्रैक कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। बाहर रिया ने कैबिन में हो रही बातों को ध्यान से सुना और विमल को फोन पर जानकारी दी। शाम को रिया और आनंद रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी और स्नैक्स ले रहे थे। यार, तुम्हारा मालिक रंजीत बड़ा विचित्र आदमी है। पूरे शहर को पता है कि माइकल नंबरी क्रिमिनल था और उसने आत्महत्या की है, लेकिन मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि उसके कातिलों को पकड़ो। आज बेवकूफ ने पुलिस कमिश्नर से भी मुझ पर दबाव डलवाया। अब देखो,
थाईलैंड वाला केस कब का बंद हो चुका है, पर उसे अभी भी सरदार पे संदेह है। कमिश्नर मुझे हिदायत दे रहे थे, थाईलैंड का केस ओपन करके सरदार की तलाश करो। एक बात सच सच बताओ रिया, तुम्हें सरदार के बारे में कुछ मालूम है, कुछ पता है तो बताओ मुझे। सरदार का नाम सुनकर रिया अंदर ही अंदर सिहर उठी। मैंने बताया ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। बेकार में केस के बारे में बात करके अच्छे वक्त को क्यों बर्बाद करते हो? तुम ठीक कह रही हो। चलो तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। इसी हफ्ते मेरी मम्मी आ रही हैं। मम्मी और तुम्हारे जीजू से बात करके तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। 2 दिन बाद रिया रंजीत के कैबिन में बैठी थी और रंजीत फाइलों को देख रहा था और उन पर दस्तखत कर रहा था कि तभी इंस्पेक्टर आनंद का फोन आया। मैं उस थाईलैंड वाले सरदार को पकड़ने के काफी नजदीक पहुंच गया हूं। ये सुनते ही रिया परेशान सी हो गई। रंजीत हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात, आप सरदार को पकड़ लो और समझो कि आपका प्रमोशन पक्का। मैं कमिश्नर साहब से आपकी सिफारिश करूंगा। रिया तुरंत पानी पीने के बहाने केबिन के बाहर निकली और मोबाइल तलाश करने लगी, जो रंजीत के केबिन में ही छूट गया था। उसने जल्दी से कंपनी का लैंडलाइन उठाया और विमल को फोन लगाया। इंस्पेक्टर आनंद का अभी अभी रंजीत को फोन आया था और वो कह रहे थे कि उन्होंने थाईलैंड के सरदार को खोज निकाला है और वो जल्दी उसे पकड़ लेंगे। जीजू, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम सावधान रहना। थोड़ी देर बाद रंजीत हंसता हुआ केबिन से बाहर निकला और रिया की सीट के पास आकर बोला, आज बहुत खुशी का दिन है, सारे काम बनते चले आ रहे हैं। आओ जरा फार्म हाउस तक चलना है, फिर आज रात जश्न होगा। सर, अभी मेरा बहुत काम बाकी है, प्लीज अभी मैं नहीं जा सकती आपके साथ। अरे गोली मारो कामों को, जब इतनी खुशी की खबर है एक साथ नहीं मिला करती। चलो मेरे साथ। रिया को लगा अगर वो ज्यादा मना करेगी तो रंजीत को शक हो जाएगा। रंजीत ने रिया को पीछे की सीट पर बैठाया और खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर से बोला, चलो गाड़ी को फार्म हाउस ले चलो। फार्म हाउस कंपनी से 10 किलोमीटर दूर था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी दूर पर काली वर्दी में रंजीत के 2 गनमैन खड़े थे। रंजीत ने ड्राइवर को गाड़ी धीरे करने को कहा और इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, दोनों तरफ से दोनों गनमैन बंदूकें लेकर कार में बैठ गए। डर के कारण रिया पसीना पसीना हो गई। रंजीत ने कहा, घबराओ मत रिया, ये दोनों हमारी सेफ्टी के लिए हैं। लो इतने ये टेप सुनो और अपना मनोरंजन करो। गाड़ी में रिया की आवाज गूंजने लगी। जीजू, मैं रिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर आनंद का अभी भी रंजीत को फोन आया था और वो कह रहे थे कि उन्होंने थाईलैंड के सरदार को खोज निकाला है। रंजीत हंसता हुआ कर्कश स्वर में बोला, या बेबी, अच्छा लगा ये टेप रिकॉर्ड? ये मधुर आवाज तुम्हारी ही थी ना। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं अपनी आस्तीन में सांप पालता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। अब मैं समझ गया हूं, तुम लोग मुझसे अमीशा की मौत का बदला लेना चाहते हो। क्यों, अब डर लग रहा है ना? लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारे मरने में अभी वक्त है। पहले जरा विमल को फोन लगाओ और उसे बताओ कि रंजीत फार्म हाउस पर अकेला है। उससे कहो रंजीत को मारने का ये अच्छा मौका है। कहना कि तुम्हें ऑफिस में देर लगेगी। चलो जल्दी करो, नहीं तो मेरे गनमैन हरकत में आ जाएंगे। और हाँ, अगर तुमने कोई भी इशारा करने की कोशिश की तो तुम यहीं मरोगी। विमल को ढूंढकर तो मैं कभी भी मार ही डालूंगा। रिया ने रोते रोते विमल को फोन किया। हेलो जीजू, ऑफिस में देर लगेगी। जीजू, रंजीत अपने फार्म हाउस में जा रहा है, वो अकेला ही है। ये अच्छा मौका है उसे खत्म करने का। मैं आपको फार्म हाउस का एड्रेस भेज रही हूँ, ट्रैक कर लेना। और हाँ जीजू, कहते हुए रिया की नजर रंजीत पर गई। रंजीत ने चेतावनी देते हुए अपनी उंगली रिया को दिखाई। कुछ नहीं जीजू, मोबाइल से ट्रैक कर लेना। फोन रखकर कुछ देर विमल सोचता रहा। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। रिया कुछ परेशान सी लग रही थी
और वो बार बार ट्रैक कर लेना, ऐसा क्यों कह रही थी? तभी विमल को याद आया, रिया के नए फोन में सेल्फ ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, जिससे विमल रिया को कभी भी ट्रैक कर सकता है। विमल ने तुरंत अपने फोन की ऐप को खोला और रिया के फोन से ट्रैक करने लगा। ट्रैकिंग सिग्नल देखकर वो हैरान रह गया। रिया के मोबाइल का सिग्नल रंजीत के फार्म हाउस से ही आ रहा था। अब विमल को सारा माजरा समझ में आ गया। विमल ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर को जेब में रखा, गाड़ी को तेजी से गैरेज से निकाला और जैसे ही गेट पर पहुंचा, पुलिस जीप ने उसका रास्ता रोका। अंदर से इंस्पेक्टर आनंद बाहर आया। मिस्टर विमल, बड़ी जल्दी में कहीं जा रहे हैं? थोड़ा रुकिए, ये फोटो देखकर बताइए, क्या आप इसको जानते हैं? आनंद ने थाईलैंड के सरदार की फोटो विमल को दिखाई। मैं सरदार को नहीं जानता, मैंने इसे कभी नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रुकिए, अब इस तस्वीर को देखकर बताइए, इसे पहचानते हैं क्या? ये कहकर आनंद ने एक ऐसी फोटो दिखाई जिसमें सरदार की पगड़ी और दाढ़ी मूछें डिजिटली हटा दी गई। ये शख्स एकदम विमल जैसा लग रहा था। दोनों फोटो आप ही की है ना? मैंने अपने छोटे भतीजे से उसके कंप्यूटर पर बनवाई है। आजकल के बच्चे हमसे कई सदी आगे हैं। खैर, मिस्टर बजाज और माइकल की हत्या के शक में मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। साफ हो गया है कि घटना वाले दिन आप और रिया उस होटल में मौजूद थे। कहिए, आपको कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना आनंद, मुझे जाना है। तुम्हें अगर मारना है तो मेरी पीठ पे बेशक गोली मार देना, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन इस समय मेरा कहीं पर पहुंचना बहुत जरूरी है। रिया की जिंदगी और मौत का सवाल है। रिया का नाम सुनकर आनंद चौंक गया। क्या हुआ रिया को? विमल ने माइकल का रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो आनंद को सुनाया। इंस्पेक्टर आनंद, अमीशा के साथ इन तीनों दरिंदों ने बलात्कार किया और बेरहमी से उनका खून किया। मेरी अमीशा उस समय गर्भ से थी। तो थाने में आपको इसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी। कोशिश की थी सर, लेकिन उस समय आप जैसा इंस्पेक्टर थाने में नहीं था। इंस्पेक्टर राघव ने हमें बेइज्जत करके धमका कर थाने से निकाल दिया था। आप इस बात की तस्दीक अपने हेड कांस्टेबल शिंदे से कर सकते हैं। रंजीत कमीना रिया को किडनैप करके अपने फार्म हाउस पर ले गया है। रिया मेरी अमीशा की आखिरी सौगात है। मैं जान पर खेल कर भी रिया को बचाऊंगा। आप चाहे तो मुझे गोली मार दीजिए। आनंद ने कहा, पहले तो तुम ये पेन अपनी जेब में लगाओ। रिया थाने में भूल गई थी, उसको दे देना और मेरे साथ थाने चलो। खुद को पुलिस के हवाले करने आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। रिया की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर विमल गाड़ी में बैठा और तेजी से उसे लेकर बाहर निकल गया। आनंद वहीं खड़ा देखता रहा और कुछ देर बाद उसने पिस्तौल अपने होल्स्टर में रख ली। निकलने से पहले विमल ने 2-3 विमल इंडस्ट्रीज की केमिकल से भरे केन गाड़ी में डाल लिए थे। रंजीत का फार्म हाउस बहुत ही विशाल था। सामने रॉयल फार्म हाउस का बोर्ड लगाया था और एक विशालकाय बिल्डिंग थी। एक हॉल के अंदर रंजीत के गनमैन खड़े हुए थे। विमल ने गाड़ी कच्चे रास्ते में उतारकर थोड़ी दूर पर खड़ी कर दी। एक छोटी केमिकल की केन और तौलिया लेकर वो बाउंड्री वॉल पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। बाउंड्री वॉल काफी ऊंची थी। विमल वहां पड़ी हुई कुछ ईंटें लगाकर बाउंड्री वॉल पर चढ़ गया। जब उसने देखा गनमैन दूसरी ओर देख रहे हैं, तो वो केन लेकर नीचे कूद गया और हरी भरी घास में छुपता हुआ बिल्डिंग के पास पहुंच गया। उसने तौलिए को फुटबॉल जैसा बनाया और उसमें खूब सारा केमिकल छिड़ककर आग लगाई और फिर उसे बुझा दिया। विमल ने फुटबॉल को पूरी ताकत से उन लोग की ओर फेंक दिया। तौलियों के गिरते ही केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। देखते ही देखते वो तीनों बेहोश होकर नीचे गिर गए। विमल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। उसने देखा रंजीत रिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। विमल की आंखों से ज्वालामुखी फट गया। रंजीत को देखकर विमल की आंखें अंगारे बरसाने लगी। रिया रो रही थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। विमल तेजी से उन लोगों की ओर झपटा। रंजीत ने उसे देख लिया। उसे आश्चर्य भी हुआ कि उसके आदमियों ने विमल को क्यों नहीं रोका। रंजीत ने फुर्ती से रिया को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं तो मैं रिया को गोली मार दूंगा। 15 फीट की दूरी पर
विमल के कदम ठिठक गए। रंजीत ने विमल को धमकाते हुए कहा, फेंक दे अपनी पिस्तौल वरना गोली चल जाएगी और रिया भी अमीशा के पास पहुंच जाएगी। विमल ने पिस्तौल को जमीन पर फेंकते हुए कहा, छोड़ दे रिया को, उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन मुझे तो इसका बहुत कुछ बिगाड़ना है। रंजीत ने अपने आदमियों को आवाज लगाई, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। रंजीत, तेरे सारे आदमी बेहोश पड़े हैं और 2 घंटे तक होश में नहीं आएंगे। तू रिया को छोड़ दे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। अबे चुप साले, हो सकता है कि तूने मेरे आदमियों को बेबस कर दिया हो, लेकिन अभी रानी मेरे कब्जे में है। मेरे हाथ में पिस्तौल है और तू निहत्था खड़ा है। अब मैं पहले तुझे अमीशा के पास पहुंचाऊंगा और फिर थोड़ा रिया के साथ खेलूंगा। विमल रंजीत की ओर झपटा, लेकिन तभी रंजीत ने गोली चला दी। गोली विमल के बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। विमल कराह उठा। उसने कसकर अपने कंधे को दबा लिया। रिया रोने लगी और शोर मचाने लगी। शोर मत मचा लड़की, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया। मैं इसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। देख इस बार कैसे मेरी गोली इसका सीना छलनी कर देती है। मत करो इतना अत्याचार, रहम करो हम पर। मेरे साथ जो करना है कर लो, पर मेरे जीजू को छोड़ दो। तभी एक और फायर की आवाज से हॉल गूंज उठा। रिया ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक वो रंजीत के शिकंजे से छूट गई और रंजीत सोफे पर गिर गया। विमल और रिया ने आश्चर्यचकित होकर गेट की ओर देखा। इंस्पेक्टर आनंद आ गया था और गोली उसने रंजीत की टांग में मारी थी। आनंद ने कहा, साले रिया के साथ जबरदस्ती करेगा और विमल पर गोली चलाएगा। अब और कुछ नहीं, तू अमीशा के साथ बलात्कार, उसकी और उसके बच्चे की मौत, रिया के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास और विमल को मारने के इरादे से उस पर गोली चलाने के फलस्वरूप फांसी पर लटकाया जाएगा। रिया और विमल के चेहरे खिल उठे थे। एक दहशत का वातावरण जो छाया हुआ था वो दूर हो चुका था। विमल ने रिया को पेन देते हुए कहा, लो ये पेन तुम थाने में भुलाई थी। ये मेरा पेन नहीं है। नहीं, ये पेन मेरा है, मुझे दो। क्या? आप तो कह रहे थे। दरअसल जो पेन मैंने तुम्हारे जेब में लगाया था उसमें वॉइस और वीडियो रिकॉर्डर लगा हुआ है। इसके गुनाहों का काला चिट्ठा दर्ज हो गया हुआ उसमें। आनंद ने रिया से कहा, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने कपड़े ठीक कर लो। वह तीनों रंजीत की ओर से थोड़ा असावधान हो गए थे। अचानक रंजीत ने अपनी रिवॉल्वर उठा ली और उन लोगों पर फायर करने लगा। विमल ने फुर्ती से आनंद की रिवॉल्वर छीनकर रंजीत पर गोली चला दी। रंजीत ढेर हो गया। विमल ने दोनों हाथ आनंद की ओर बढ़ा दिए और कहा, वायदे के अनुसार मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। लेकिन किस जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करूं? फाइलों में दर्ज है कि बजाज की मौत एक एक्सीडेंट थी, माइकल ने आत्महत्या की थी और रंजीत का गुनाह सबसे अधिक है, उसने तुम पर गोली चलाई यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। रिया के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया यानी अटेम्प्ट टू रेप। अमीशा के साथ बलात्कार किया जो कि उस समय गर्भवती थी, उसका खून यानी रेप एंड मर्डर। तुम यह भूल जाओ कि तुमने रंजीत पर गोली चलाई है। दूसरी गोली भी मैंने चलाई। लेकिन मेरी थाईलैंड वाली तस्वीर का क्या? अरे वो काम तो मेरे 15 साल के भतीजे ने किया है। पुलिस वालों के पास तो ऐसे डिजिटल आर्टिस्ट होते ही नहीं। और रंजीत के गुनाह के सामने आने के बाद में इसके खून में किसी की दिलचस्पी नहीं रहेगी। ये केस जल्द ही बंद हो जाएगा, समझे? नहीं समझे तो धीरे धीरे समझ जाओगे जीजू। आनंद ने रिया की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी भी होती है। रिया मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि कई दिनों के बाद वो खुलकर हंसी है। विमल दूर अंधेरे में देखने लगा। जिंदगी के खोए सिरे शायद फिर से दिखने लगे।
कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियाँ जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें।